सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनना। इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा ब्राजील ने। कोपा अमेरिका महिला आप इसको कह दीजिए या कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 की हम बात कर रहे हैं, इसको जीत लिया ब्राजील ने। किसे हरा करके? कोलंबिया को हरा करके। ये हुआ कहां पे था? इक्वाडोर में हुआ था। 2025 में ये इसका 10वां एडिशन है। इसका जो पहला एडिशन है ये 1991 में हुआ था, वो भी ब्राजील में हुआ था और उसको ब्राजील ने जीता था। मतलब आप पूरी लिस्ट में आपके सामने शो कर रहा हूं, आप देख सकते हो। अभी तक टोटल 10 संस्करण में से 9 संस्करण 9 एडिशन ब्राजील ने ही जीते हैं। एकमात्र कौन सा नहीं जीता वो आप ध्यान रख लो। 5वां एडिशन जो 2006 में हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता था। ब्राजील सेकंड नंबर पे रहा था उपविजेता। बाकी सारे के सारे एडिशन ब्राजील ने ही जीते हैं। कोपा अमेरिका महिला वाले की हम बात कर रहे हैं, कोपा अमेरिका फेमिनिना जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी अभी आपको याद होगा फुटबॉल से हमने पढ़ा था, एक हमारी भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी अदिति चौहान, उन्होंने संन्यास ले लिया। अभी 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप ये हुआ था स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड ने जीता स्पेन को हरा के। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, अभी पंजाब में हुआ था, मणिपुर विजेता रहा पश्चिम बंगाल को हरा के। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के अभी कोच कौन बन गए ये भी याद रखो, खालिद जमील बन गए। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप और मेंस वर्ल्ड कप ये दोनों आप देख लो। वुमेन्स की पहले बात करें, अगला एडिशन ये 10वां एडिशन होगा 2027 में, ब्राजील में होगा, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और पुरुषों में बात करें अगला एडिशन ये 2026 में होगा 23वां। कहाँ? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। बाकी फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फीफा है। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। और कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में इसरो ने कहां पर होप स्टेशन या होप मिशन की अभी स्थापना की है? तो आंसर होगा लद्दाख। होप का मतलब हो गया हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो अभी इसरो ने लद्दाख की तसोकार घाटी में होप की स्थापना की है। ये एक उच्च ऊंचाई वाली एक जगह है लद्दाख में ही, जहां पे मंगल ग्रह के जैसा वातावरण है। तो जब भी भविष्य में हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर या मंगल पर जाएंगे तो उन्हें वहां पे कैसा अनुभव होगा, उन्हें कैसे रहना है, क्या करना होगा, कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, उनकी बॉडी में क्या क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो उस तरह का सेम वातावरण यहाँ पर दे करके उन्हें उस चीज की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और ये जो परीक्षण है, ये जो परीक्षण मिशन है 10 दिनों तक चलेगा, 1 से लेकर 10 अगस्त तक। तो मंगल ग्रह से इसकी पर्यावरणीय समानताओं के कारण, जैसे कि यहाँ पर यूवी रेज हाई है, वायुमंडलीय दबाव कम है, अत्यधिक ठंड है, तो वहां पे जिस तरह का पर्यावरण होगा उसी से मिलते जुलता यहाँ का एटमॉस्फेयर है। एग्जैक्ट तो नहीं है, देखो आप भी जानते हो, लेकिन उसी से मिलता जुलता हम कुछ चीजों को अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए इस साइट को चुना है। या आप यूं कह सकते हो, एक लाइन में कहना चाहो तो चंद्रमा या मंगल पर जीवन की नकल करने के लिए हमने इस मिशन को यहाँ पे शुरू किया है। और इसरो के लिए ये एक मार्स सिमुलेशन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो कहां पे इसरो ने ये होप मिशन या होप स्टेशन की स्थापना की? लद्दाख में भी कहां पे? लद्दाख की तसोकार घाटी में। इसरो की बात है, इसरो के स्टैटिक देखते स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु, चेयरमैन है वी नारायणन 11वें नंबर के। मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी वी नारायणन जी को, ये जो इसरो के अध्यक्ष है, अभी इनको कोई पुरस्कार मिला था, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो आप बताइए कौन सा पुरस्कार वो था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर 3रा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान में। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज। लैंडलॉक कंट्रीज मतलब कि ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो ऐसे विकासशील लैंडलॉक कंट्रीज का ये 3रा समिट अभी हुआ है। कहां पर हुआ? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। अभी 5 से लेके 8 अगस्त 2025 तक, और इस बार ये इसका 3रा संस्करण है। पहला संस्करण इसका हुआ था अलमाटी कजाकिस्तान में। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? प्रोमोटिंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टिसिपेशन, भागीदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना। इसका आयोजन किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और उद्देश्य है आयोजन करने का जो लैंडलॉक
डेवलपिंग कंट्रीज है उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब कुछ और सम्मेलन जो अभी हुए थे वो मैं आपको कराता हूँ समिट्स। उससे पहले एक बार तुर्कमेनिस्तान की बात कर लें जहां पर ये हुआ। इसकी कैपिटल क्या होती है? अशगाबद होती है और करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मन्नत। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री किस झील से लगती है? याद रखना, कैस्पियन सागर से लगती है। और कैस्पियन सागर ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या ऐसा भी कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर ही है। खारे पानी की या मीठे पानी की? तो खारे पानी की है। अब अगला प्रश्न आपके लिए तैयार होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फिर कौन सी है, यह आपको बताना है। आज का दूसरा होमवर्क प्रश्न आपके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, जैसे अभी राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 हुआ था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति जी ने किया। 2025 में भी जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। अब आप बताओ अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता किस देश को सौंप दी गई है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, या तो श्रीलंका या बांग्लादेश। उत्तर क्या है इसका बताओ। बाकी 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक अभी भारत में हुई नई दिल्ली में। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हुआ दुबई में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन हुआ हैदराबाद में। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में हुआ। 3री बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुई काठमांडू में। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ उज्बेकिस्तान में। और विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अरुणाचल प्रदेश में। छठा इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन ये किया सोनीपत हरियाणा में। और चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सभी समिट्स हुए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 2027 में जो राष्ट्रमंडल युवा खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा माल्टा। तो 2027 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैं, याद रखना कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसको होस्ट करेगा माल्टा। और ये इसका 8वां संस्करण होगा 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2027 तक। देखो, आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, कई बार हम पढ़ चुके हैं, पहले वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। चलो, कॉमनवेल्थ गेम्स जो पहली बार हुए थे वो 1930 में हुए थे। कहाँ पे? हैमिल्टन कनाडा में। लास्ट एडिशन उसका 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण बर्मिंघम यूके में। और 4-4 साल में होता है, तो अगला एडिशन 2026 में होगा, 23वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। भारत भी इसको एक बार होस्ट कर चुका है, इसका 19वां संस्करण 2010 में। लेकिन इस प्रश्न में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, राष्ट्रमंडल युवा खेलों की। इसका जो अभी हम बात कर रहे हैं 2027 में 8वां एडिशन होने वाला है। 8वां संस्करण होगा, कहाँ पे होगा? माल्टा में होगा। इसमें 74 कंट्रीज, 74 देश शामिल होंगे। 8 स्पर्धाओं में खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा लेंगे। इसका जो लास्ट एडिशन है वो 2023 में हुआ था त्रिनिदाद व टोबैगो में, जिसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे। एक भी गोल्ड नहीं था, 2 सिल्वर थे और 3 ब्रोंज थे। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, ये तो लास्ट एडिशन की बात हो गई। इसका पहला एडिशन ये हुआ था सन 2000 में, स्कॉटलैंड में हुआ था वो। और भारत भी एक बार इसको होस्ट कर चुका है। इसका तीसरा एडिशन 2008 में कहाँ पे? भारत में भी कहाँ पे हुआ था? वो पुणे में हुआ था। ये भी हर 4 साल में होता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, जिसके हम प्रश्न में बात कर रहे हैं, वो दोनों रिवाइज करा दिया। तो दोनों ध्यान में रखना। बाकी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न और नोट कर लो कि अभी राष्ट्रमंडल संघ की जो महानिदेशक, कॉमनवेल्थ नेशंस की जो सेक्रेटरी जनरल बनी थी, अभी नई बनी थी, क्या नाम है उनका? शर्ली बॉचवे उनका नाम है। इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है, वो किस देश की है? घाना देश की है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में नौसेना में युद्धपोत हिमगिरी को शामिल किया गया है, वे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। देखो, वैसे तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, प्रोजेक्ट 17A के बारे में। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि अभी प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी टोटल 7 जहाज बनाए जाने हैं। इन 7 जहाजों में से, या 7 युद्धपोतों में से 4 बनाएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और बाकी की 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता। और अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने ही अभी भारतीय नौसेना को ये हिमगिरी युद्धपोत सौंप दिया है बना करके। और इन 7 में जो पहले वाले का नाम था ना, वो नीलगिरी था, तो इन्हें हम नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत भी बोलते हैं। और देखो, इस तरह से बनाने हैं। जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर से वो 4 बनाएगा। 4 में से पहले 2 ये बना करके दे चुका है। कौन कौन से? नीलगिरी और उदयगिरी। बाकी 2 पे काम चल रहा है।
उनके नाम भी देख लो, तारागिरी और महेंद्रगिरी। ठीक है, और बाकी जो 3 है वो कौन बना रहा है, गार्डन रिच बिल्डर्स, उसमें से ये अभी पहला बना के दे चुका है हिमगिरी, बाकी 2 ये बनाएगा, उनके नाम होंगे दूनागिरी और विंध्यगिरी। ठीक है, तो सब बातें मैंने आपको बता दी है। गार्डन रिच बिल्डर्स की बात कर ले, स्थापना होती है 1884 में। 2006 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अक्सर न्यूज में पढ़ते रहते हैं, एक बार देख लो आप। जैसे कि भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B, ये 2011 में शुरू हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक जहाज तैयार किए गए। उनके नाम है INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत। किसने बनाया, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। प्रोजेक्ट 15A क्या है, इसके अंतर्गत 3 जहाज बनने हैं। नाम है INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। प्रोजेक्ट 75 की बात करें, 2005 में शुरू हुआ था फ्रांस की सहायता से, और इसका निर्माण कर रहा है, मतलब इसमें क्या निर्माण हो रहा है पहले ये देख ले। 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई गई। वो कौन कौन सी है, INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। किसने बनाया, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और बाकी आज जो हमने बात की वो प्रोजेक्ट 17A की बात करी ली है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या, देखो कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर होगा तीसरा स्थान। आपको याद है अभी 3 अगस्त को ही हमने नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया था, तो इसी मौके पर हमारे जो हेल्थ मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी, अभी उन्होंने बताया कि 2024 में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामलों में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत रहा। यानी कि 2024 में भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कितना हुआ है, 18,900 से भी ज्यादा हुआ है, जो कि एक वर्ष में दर्ज किया गया अब तक का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हमने मनाया 3 अगस्त को। आप बताओ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो आपके लिए आसान रहेगा प्रश्न। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये हम कब मनाएंगे, ठीक है बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता, तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। तो मैग्नस कार्लसन ने पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, और इन्होंने किसको हरा करके जीता, ये अलरेजा फिरोजा को। ये ईरानियन और फ्रेंच ग्रैंड मास्टर हैं, और ये पहली बार भी है जब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में चेस का आयोजन कराया गया। प्राइज मनी कितनी थी, $2,50,000 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात करें, ये एक इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। इसको ऑर्गेनाइज करता है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन। शुरू हुआ 2024 में, मतलब इस बार ये दूसरा संस्करण था इसका, लेकिन इसमें जो चेस वाला जो टूर्नामेंट है ये पहली बार हुआ, इसलिए हमने प्रश्न में तो लिखा है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता, लेकिन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इसका ये दूसरा एडिशन है, और ये कहां पे हुआ, रियाद सऊदी अरब में हुआ। बात तो यहाँ पे चेस की हो रही है, शतरंज की, तो चेस से ही संबंधित आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप सभी जानते हो कि चेस के पहले ग्रैंड मास्टर हमारे विश्वनाथन आनंद है, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर, और इन्होंने ही सबसे पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। आपको बताना है अभी 2024 में 4 खिलाड़ियों ने ये, वैसे अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, तो 4 खिलाड़ियों के नाम क्या है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हमारे डी गुकेश है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, S विजयलक्ष्मी। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान से करना इसको और समझना। वुमेन ग्रैंड मास्टर अलग है और ग्रैंड मास्टर अलग है। एक्चुअली जो इनकी रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, उसके हिसाब से ये खिताब दिए जाते हैं। तो वुमेन ग्रैंड मास्टर्स में तो सारी महिलाएं ही आएंगी, लेकिन उसमें भी पहली महिला कौन थी, तो वो S विजयलक्ष्मी थी। और ग्रैंड मास्टर्स में तो महिला पुरुष सब आते हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो कोनेरू हम्पी थी। ठीक है, बाकी वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में। इसमें मेल फीमेल कैटेगरी को जीता भारत ने। अगला जो 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड 2026 में होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को जीता कोनेरू हम्पी ने।
और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रॉन्ज जीता। चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश, इन्होंने चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा भारत। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 अभी चाइना में हुआ, उसको जीता जू वेंजुन चाइना की ने। और किस देश ने शतरंज पर बैन लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 जीता मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे की प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है। कहाँ से ये याद रखना। और अभी जो तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 हुआ था जॉर्जिया में, उसको दिव्या देशमुख ने जीता। कोनेरू हम्पी को हरा का है। और अभी 88 नंबर की हमारी ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख की बनी है। ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये चौथी महिला है। और पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। स्थापना होती 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इन्होंने कहां पर मात्र वन पहल शुरू की है? तो आंसर होगा गुरुग्राम। तो अभी हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और साथ में जो आवास व शहरी मामलों के मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, जो इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी इन दोनों ने मिलकर के गुरुग्राम में मात्र वन नाम से एक पहल को शुरू किया है। क्या होगा इसमें जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे 750 एकड़ की भूमि पर थीम आधारित शहरी वन विकसित किया जाएगा। थीम आधारित से मतलब क्या हो गया कि जिस एरिया में, जिस लोकेशन में, जिस मिट्टी के हिसाब से, वहां के वातावरण के हिसाब से जो भी सूटेबल पौधे होंगे वही वहां पे लगाए जाएंगे। इसका ये मतलब हो गया। अरावली पर्वत श्रेणी की बात हुई है। दो बातें याद रखना। वैसे तो आप सभी जानते हो इसकी शुरुआत होती है गुजरात से, फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा है फैलाव इसका, फिर हरियाणा और दिल्ली में जाके ये समाप्त हो जाती है। टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 692 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान में आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस देश में स्थित क्रेशोनेनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ? तो आंसर होगा रशिया। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में, कमचटका जो आइलैंड है वहां पे भूकंप आया था। 8.8 तीव्रता का वो भूकंप था। तो उसके बाद अभी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में ही 600 साल बाद क्रेशोनेनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ है। तो इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी है। और अभी कुछ दिन पहले यहीं पर इस कमचटका प्रायद्वीप में ही एक ज्वालामुखी है जिसे कहते हैं क्ल्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी, यहाँ पे भी विस्फोट हुआ था। और ये जो ज्वालामुखी है ये एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब वॉल्केनो से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न मैंने आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, देख लो। अभी अगर पूछे कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर। इटली में ही एटना ज्वालामुखी मिलेगा। सिसिली द्वीप पर विशुवियस ज्वालामुखी भी है यहाँ पे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालोवा ज्वालामुखी हो गया, और ये आपको मिलेगा अमेरिका में हवाई द्वीप पर। उसके अलावा माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लेवोटोबिलाकी ज्वालामुखी, क्राकातोवा ज्वालामुखी, माउंट मेर्रापी, माउंट सिनाबुंग, ये सब मिलेंगे इंडोनेशिया में। और ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती? जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर पे जितने भी देश हैं या जितने भी स्थल हैं वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, भूकंप, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब वहां पे नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में वहां पे मिलती है, तो उनमें जब भी हलचल होती है तो ये सारी चीजें होती है। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को ही कहते हैं। और ज्वालामुखी फटने पर टॉप पर जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना सीमा पर है, और ये हमने पढ़ी लिया अभी। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा बिहार। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अभी 9 और 10 अगस्त को होगा। कहां पर होगा? बिहार के राजगीर में। और ये पॉइंट नोट कर लेना कि यह आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। भारत में भी कहां? बिहार में हो रहा है।
और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? अशोक है, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को, जो कि चपलता का प्रतीक है। चपलता मतलब चंचलता से मतलब है इसका, और खेलों में खिलाड़ियों में यही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा ना, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप, सेवंस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सेवंस का मतलब है कि इसमें प्रत्येक टीम की ओर से मैदान पर 7 खिलाड़ी होते हैं, वरना एक नॉर्मल रग्बी गेम में 15 खिलाड़ी होते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। और डेली इनकी क्विज आपको मिल जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। कल की क्विज और पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो मुझसे ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई है, वो मेरी साइड से ओपन नहीं हो रहा है। कल मैंने डेवलपर से बात करने की कोशिश करी लेकिन बात नहीं हो पाई। आज मैं फिर प्रयास करूंगा, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिली जाती है। टेलीग्राम का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया अभी पंजाब ने। फिर पूछा ऑपरेशन शिव शक्ति ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता? केरल। और चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया? बिहार। और सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना सिक्किम। और थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में। और दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का आयोजन अभी किया गया इथोपिया में। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अभी भारत में राष्ट्र अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया 3 अगस्त को। उसके अलावा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2025 जारी की गई। इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर रही? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी किस यूरोपीय देश ने अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक बनाया था? तो आंसर होगा पुर्तगाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।